हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घरेलू हिंसा के विषय में। इसमें हम जानेंगे कि क्या घरेलू हिंसा केवल शारीरिक रूप से की जाती है या व्यावहारिक रूप से या मौखिक रूप से भी की जा सकती है। तो हम इसको समझते हैं। घरेलू हिंसा को देखें तो अधिकतर या हमेशा आप कह सकते हैं कि महिलाओं और बच्चों के परिप्रेक्ष्य में लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष वर्ग नहीं है, वो भी हैं, लेकिन चूंकि उनकी परसेंटेज जो है बेहद ही कम है, इस वजह से उनको नहीं लिया जाता है। आमतौर पर देखें तो घरेलू हिंसा का शिकार केवल महिलाएं और बच्चे ही होते हैं। आइए हम समझते हैं घरेलू हिंसा को, और इसमें हम ये भी समझेंगे कि गवर्नमेंट ने घरेलू हिंसा अधिनियम जो कि 2005 है उसमें भी कुछ चीज़ें बताई हैं, उसको समझेंगे। घरेलू हिंसा को रोकने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसको भी हम समझेंगे। आपके सोशियोलॉजी के चैप्टर से ये लिंक करता है। आपके जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं होती हैं या अदर आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, असमानता जो होती है, लैंगिक असमानता सबसे बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का। ये वैदिक काल से ही चला आ रहा है। पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव, उसको लेकर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती गई और आज का रूप आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं घरेलू हिंसा के रूप में कि किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। आइए समझते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दिया गया है और महिलाओं की पूर्ण उन्नति को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा का महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन महासभा संकल्प दिसंबर 1993 में आया था। घरेलू हिंसा एक खतरनाक अंतरंगता है जो कि शारीरिक हमला, यौन हमला अथवा अन्य अपमानजनक व्यवहार है। यदि आप अपने घर के किसी भी महिला से या बच्चों से या किसी से भी अपमानजनक व्यवहार भी करते हैं तो वो भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में ही आता है, जो सत्ता के एक व्यक्तित्व पैटर्न के हिस्से के रूप में है और एक दूसरे के खिलाफ एक अंतरंग साथी द्वारा नियंत्रित है। इसमें शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा और भावनात्मक शोषण भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि घरेलू हिंसा के कई स्वरूप हैं। आम बोलचाल की भाषा में या अधिकतर हमको सिर्फ सुनने देखने में ये मिलता है कि शारीरिक हिंसा अगर हो रही है तो वही घरेलू हिंसा होती है, पर ऐसा नहीं है। आपके वैज्ञानिक हिंसा होती है, कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, भावनात्मक रूप से किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हमारे घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आती है। आइए आगे देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग क्या है। मौखिक दुरुपयोग में अपमानित करने, नीचा दिखाने, धमकी देने, धमकाने या डराने धमकाने का इरादा शामिल है और इसमें किसी व्यक्ति के होने या उनकी सामाजिक भूमिका के किसी विशेष हिस्से को उजागर करने के लिए अपमानजनक भाषा या लगातार पुट डाउन का उपयोग शामिल है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति इस दुरुपयोग को अपनी पहचान पर हमले के रूप में अनुभव कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है। परिणाम स्वरूप मौखिक भावनात्मक शोषण से निकटता से संबंधित है। देखिए, इसमें क्या होता है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब हम भावनात्मक दुरुपयोग करते हैं, मतलब किसी को नीचा दिखाने या उसे धमकी देने या उसको अपशब्द बोलना या गाली गलौज करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ये सब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भावनात्मक मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार एक व्यक्ति को यह महसूस करा सकता है कि वे परिवार या एक रिश्ते में समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, ठीक है।
और ये भी पूछा जाता है कि क्या विवाह से पहले ये चीज़ें होती हैं ज़्यादा या विवाह के बाद होती हैं, क्योंकि दहेज से संबंधित हो या तो सती प्रथा हो, ये सारी चीज़ें आपके घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आती हैं। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि विवाह के संबंध के बाद ही घरेलू हिंसा का शिकार औरतें और बच्चे, महिलाएं जो भी हैं सभी शामिल होती हैं। और इसमें आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, इसमें यह है कि इसमें निकटता से संबंधित रिश्ते ही शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे अब घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में कुछ देख लें। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहता है कि कोई भी अधिनियम, आचरण, चूक या कमीशन जो हानि या चोट पहुंचाता है या नुकसान या चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है उसे कानून द्वारा घरेलू हिंसा माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी का आचरण है अच्छा नहीं है, कोई कमीशन है, मतलब जहाँ कर भी कोई कमीशन है, कुछ भी है, किसी के द्वारा भी अगर उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो घरेलू हिंसा ही माना जाएगा। भारत में घरेलू हिंसा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के बीच का अंतर है, जैसे कि वैवाहिक जीवन के हिस्से के रूप में हिंसा की व्यापक स्वीकृति और पुरुष पात्रता, महिलाओं पर प्रभुत्व और नियंत्रण के साथ पुरुषत्व का समीकरण और व्यक्तिगत कारक जैसे कम आत्मसम्मान, महिलाओं के बीच संदेह और नकारात्मक। चूँकि यह न केवल व्यक्तिगत पुरुष है जो घरेलू हिंसा के कार्यों में शामिल है, बल्कि महिलाओं जैसे परिजन भी इसमें शामिल है। यदि पर्टिकुलर आप किसी का नाम ना भी लें यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही महिला का शोषण कर रहे हैं। इसका मतलब यही है, व्यक्तिगत पुरुष ही, महिलाएं भी महिलाओं का शोषण करती हैं। ये बात और है कि वो मौखिक रूप से करेंगी, आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से नुकसान पहुंचाएंगी कि कैसे करेंगी, ये सारी चीज़ें भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। देखिए, सामाजिक आर्थिक संदर्भ के निहित जनादेश के बजाय पुरुष हिंसा के लिए विश्वसनीयता प्रदान है। आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि राम आहूजा जी ने जो है स्त्री के प्रति होने वाले अपराधों को कुछ श्रेणियों में बांटा है। तो राम आहूजा जी ने जो है स्त्री के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा। कौन है? पहला है आपका आपराधिक हिंसा, दूसरा है घरेलू हिंसा, तीसरा है सामाजिक हिंसा। अगर तीनों को लिंक करें तो है सभी एक ही घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएंगे। आइए हम देखते हैं प्रथम श्रेणी में क्या बोला गया है। प्रथम श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरुष द्वारा स्त्री के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किए जाते हैं, जैसे बलात्कार, अपहरण तथा हत्या। इस प्रकार के अपराध जो है प्रमुख है। द्वितीय श्रेणी में किसे रखा गया है? तो परिवारों में स्त्री के साथ किए जाने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है, जैसे दहेज हत्याएं, पत्नी को पीटना, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार इस श्रेणी के उदाहरण हैं। तृतीय श्रेणी में क्या रखा गया है तो देखते हैं। सामाजिक हिंसा जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा है, जिसमें पत्नी अथवा बहू को भ्रूण हत्या के लिए विवश करना, छेड़छाड़, विधवा युवतियों को सती के लिए विवश करना, स्त्रियों को संपत्ति में हिस्सा न देना, बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करना जैसी हिंसक घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक हिंसा को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रूप में भी देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक हिंसा भी एक प्रकार की घरेलू हिंसा के ही प्रकार में शामिल है। इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार। देखिए, न्यायमूर्ति डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने भावनात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख प्रकार बताया है। सबने अपने अनुसार एक अपने प्रकार को बताया है कि क्या हो सकते हैं घरेलू हिंसा। उसी में एक है न्यायमूर्ति डॉक्टर पी वेणुगोपाल जी ने क्या बताया है, देखते हैं। यदि पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है, उसे सारे दिन किए गए कार्यों का लेखा जोखा देने हेतु विवश करे तथा अन्य किसी पुरुष के साथ उसके यौन संबंध के संदेह में उसकी अवमानना करता है, तो उसे भावनात्मक दुर्व्यवहार कहा जाता है। लैंगिक दुर्व्यवहार, अभी हमने ऊपर देखा है कि
कि भावनात्मक दुर्व्यवहार, जिसमें सिर्फ संदेह करना, किसी को और कुछ उसको बोलना, ये सारी चीज़ें आपकी भावनात्मक दुर्व्यवहार में आती हैं। लैंगिक दुर्व्यवहार में क्या है, तो लैंगिक दुर्व्यवहार में अभिप्राय पत्नी के साथ यौन संबंधी कार्यों हेतु इसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती करना। यदि पत्नी शराब अथवा किसी अन्य नशे के प्रभाव में है और वह उस समय नहीं जानती कि क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति पर लैंगिक प्रहार करना या लैंगिक दुर्व्यवहार का एक अन्य रूप है। न्यायमूर्ति वेणुगोपाल का कहना है कि बिना प्यार के यौन संबंध स्थापित करना लैंगिक दुर्व्यवहार है। मतलब यदि विवाह स्थापित हुए हैं, पति पत्नी है, अगर पत्नी की सहमति नहीं है, उसके बाद भी अगर लैंगिक संबंध अपनाए जाते हैं तो वो लैंगिक दुर्व्यवहार यानी घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। आगे बढ़ते, अब हम देखेंगे यहाँ पे घरेलू हिंसा के क्या प्रभाव हो सकते हैं। प्रभाव की बात करें तो बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपको बताए जा रहे हैं। देखिए, हिंसा न केवल शारीरिक चोट का कारण बनती है, बल्कि यह पीड़ित, अपराधी और सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक तथा भावनात्मक कल्याण को भी प्रभावित करती है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसके प्रजनन और यौन स्वास्थ्य सहित गंभीर परिणाम होते हैं। इसमें अन्य लोगों के बीच चोट, स्त्री रोग संबंध समस्याएं, अस्थायी या स्थायी विकलांगता, अवसाद व आत्महत्या शामिल होती है। इसके इतने बड़े दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। नेशनल सेंटर फॉर एल्डरी एब्यूज 2005 के अनुसार मौखिक और मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग के कई रूप पहली बार में अपेक्षाकृत हानि रहित दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ और कभी-कभी धीरे-धीरे अधिक तीव्रता से बढ़ते हैं, जैसा कि पीड़ित अपमानजनक व्यवहार के अनुकूल होते हैं। मौखिक या मनोवैज्ञानिक रणनीति पीड़ितों के दिमाग में एक मजबूत तलहटी हासिल कर सकती है, जिससे उनके लिए समय के साथ दुर्व्यवहार की गंभीरता को पहचानना मुश्किल हो जाता है। यदि कोई स्त्री है, अगर उसे कंटिन्यू अपमानजनक व्यवहार किया जाए लगातार, तो इतना वो गंभीर हो जाता है या मानसिक रूप से इतना फिक्स हो जाता है कि उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसको समझना मुश्किल हो जाता है। देखिए, इन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य परिणामों में व्यक्ति, परिवार, समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज के लिए सामाजिक और भावनात्मक क्रम होता है। अल्पावधि और दीर्घा अवधि दोनों ही समय में महिलाओं की शारीरिक चोटें और मानसिक परेशानियां या तो बाधित होती हैं या समाप्त होती हैं। उनके शैक्षिक और कैरियर मार्ग गरीबी और आर्थिक निर्भरता की ओर ले जाते हैं। पारिवारिक जीवन बाधित हो जाता है, जिसका जो है बच्चों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिसमें गरीबी, यदि तलाक या अलगाव होता है। देखिए, ये भी प्रश्न आपके बनते हैं कि तलाक या अलगाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है, पत्नी पर, बच्चों पर, दोनों पर, किस में नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। और परिवार की संस्था में भरोसे, परिवार क्या एक प्रकार की संस्था है, और विश्वास की हानि शामिल है। ये अनुक्रम न केवल व्यक्तियों और समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य पर दीर्घकालिक प्रभाव भी डालते हैं। घरेलू हिंसा के अगला प्रभाव क्या है? घरेलू हिंसा के शारीरिक स्वास्थ्य परिणाम अक्सर अस्पष्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं और दीर्घकालिक रूप से उभरते हैं। अगर घरेलू हिंसा किसी स्त्री या बच्चों पर हो रहा है तो इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखाई देता, ये दीर्घकालीन होते हैं। बहुत बाद में इस चीज़ का असर दिखाई देता है, क्योंकि मानसिक रूप से जो चीज़ें पहुंची होती हैं, जो चोटें पहुंची होती हैं, उनका असर तुरंत आपको दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए, जो महिलाएं बचपन में हिंसक मामलों के अधीन थीं, वे मासिक धर्म की समस्याओं और बाद के जीवन में चिड़चिड़ा या आंतरिक सिंड्रोम से परेशान होती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसके और क्या हो सकते हैं कि किस तरह से हम घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं।
महिलाओं पर हिंसा को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो पहला तो ये है कि महिलाओं के प्रति पुरुषों का रवैया बदला जाए। ये तभी बदल सकता है जब पुरुष खुद ही चाहे। तो इसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है कि जो गवर्नमेंट भी दिन प्रतिदिन अपनी प्रक्रियाएं दिखा रही हैं इक्वलिटी को लेकर कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हो सके, ये सब चीज़ें होंगी तो इसको थोड़ा रोका जा सकता है। पुरुषों के प्रति महिलाओं का रवैया, ठीक उसी प्रकार से पुरुषों के प्रति भी महिलाओं का रवैया बदलना होगा। इसके लिए भी जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। महिलाओं के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण, सब ये भी समस्याएं बहुत बड़ी हैं कि महिलाओं का और महिलाओं के प्रति भी दृष्टिकोण बदलना होगा। मैंने शुरू में ही जैसे आपको बताया कि ये सुनने में लगता है कि जो घरेलू हिंसा हो रहा है केवल औरतों पर ही होता है, केवल बच्चों पर ही होता है और ये पुरुष द्वारा किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। महिलाएं महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार करते हैं। ये सामाजिक हिंसा हो सकती है, घरेलू हिंसा हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। सामाजिक नेटवर्क का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जहाँ पर भी जो वातावरण मिल रहा है सामाजिक तौर से वो बेहतर हो, तभी वहाँ पर महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है। पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता, पारिवारिक जीवन की जो गुणवत्ता है, पारिवारिक जीवन जो हो, परिवार के लोग जो हों, उनकी गुणवत्ता यदि अच्छी है, अगर अच्छा होगा तभी महिलाओं को क्या है अच्छी चीज़ें और उनको जो है समान सम्मान मिलेगा पुरुषों की तरह ही, तो ही चीज़ें हो सकती हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे रोल एजुकेशन का है। अगर इस स्तर को सुधारा जाए तो काफ़ी चीज़ें सुधर सकती हैं। आपको जो ये चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, आपके जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा और यहाँ तक कि आपके ग्रेजुएशन की परीक्षाओं, या तो आप देखेंगे निबंध के रूप में भी ये टॉपिक आपको अक्सर देखने को मिलती है वहाँ आपके लिए, और मुख्य सेविका परीक्षा में तो इस टॉपिक को रखा ही गया है। तो आप सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। इसी सीरीज़ में आगे हम नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।